मित्रों, देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी चिरपरिचित कुंठाग्रस्त शैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होते हुए, आकंठ डूबे हुए, अनर्गल झूठे आरोपों का पीठ से कहने के बावजूद उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। मैं कह सकता हूं कि जब आज इस विषय पे बात आई कि संसद में विषय तथ्यात्मक आधार पे होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, तो उसमें आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, स्पिट एंड रन, शूट एंड स्कूट, कुछ झूठ बोलो और भाग जाओ, मगर जहर बुझा झूठ बोलो, स्पिट अ वेनेमनस लाई, देन अब्रॉड फ्लाई। यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। एक बात बहुत भली बात इससे समझनी चाहिए, आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोबेल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप यह समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हां, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक, मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। जो कल भी पार्टी ने यह विषय कहा था कि जिस ढंग का आचरण पिछले दिनों में देखने को आया कि महिलाओं की शील्ड बनाकर आगे जाना, बैनर लगाते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है। यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा, राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो चुकी है और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं। उन्हें इस विषय का पता ही नहीं रहता है कि वो क्या है। हां, यद्यपि वो अपने जो उनके समर्थक वर्ग हैं उनकी दृष्टि में वो बहुत बुद्धिमान है। तो मुझे उनके लिए ध्यान आता है कि जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो एक किंग जेम्स था, किंग जेम्स द फर्स्ट, और उसके बारे में कहा जाता है किंग जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम। यानी दुनिया भर उसको फूल मानती थी, बट उसके दरबारी उसको बहुत वाइज मानते थे। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में मतलब महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक वाली पार्टी थी, आज अगर किंग जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम, सो वी कैन से दैट राहुल गांधी इज द वाइजेस्ट फूल इन कांग्रेसडम। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि देश को बेच दिया गया है। मुझे लगता है सामान्य कूटनीति, सामान्य अर्थनीति और थोड़ी भी जानकारी यदि होती तो मुझे लगता है इस प्रकार की निराधार
अपशब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। किसको बेच रहे थे? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, उस समय के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता पहुंच के कहता कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। और एकमात्र मौका जब सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था? और कौन देश के आगे झुकता था? पुनः मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के ही विदेश मंत्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें वो सोनिया गांधी जी को कोट करते हुए कहते हैं कि एक पार्टी में सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको विदेश मंत्री नहीं रख सकते, हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। यह मैंने आपके विदेश मंत्री को कोट किया है, जो आपके परिवार के सबसे खास रहे हैं। और सबको पता है कि 1995 में परमाणु विस्फोट होने वाला था, तो किसके दबाव में पीछे हट गया? आप ही की सरकार का कोट करता हूं। जब दौलत बेग ओल्डी की घटना हुई तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री के रूप में क्या बोलते हैं? दिस इज एन स्मॉल एक्ने ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ फ्रेंडशिप। यानी जब चीन हमारी सीमा में घुस आया तो कहते हैं ये तो हमारे मित्रता के एक सुंदर चेहरे के ऊपर एक छोटे से पिंपल की तरह है, दाने की तरह। वाह! आपके रक्षा मंत्री सदन के पटल पे कहते थे कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं, और देखो आंखें खोल के भाई कि मोदी जी की सरकार में सीमा पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और उसके बाद तय करो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और रक्षा मंत्री ने ए के एंटोनी जी ने कहा था यह हमारी लंबे समय से निर्धारित नीति थी, यानी कोई बाध्यता थी, परिस्थितियां थी, नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं। दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें नहीं बनाना है। और हम फिर भी यह कहना चाहते हैं कि शायद राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आज भी देश को समझ में आता है कि विदेशी चीजों के प्रति कांग्रेस पार्टी को बहुत लगाव है, और हर विदेशी कंपनी के पक्ष लेना और भारत में भ्रम फैलाना। मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। इन लोगों ने पहले क्या कहा था कि एलआईसी बर्बाद हो गई, 4 साल पहले, याद करिए। एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले समय का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर का ऑल टाइम हाई है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर सबसे हाई है। इन्होंने कहा था एचएएल बर्बाद हो गया है। एचएएल के पास 80,000 करोड़ रुपए के पाइपलाइन में हैं ऑर्डर्स, जो ऑल टाइम हाई है। अर्थात ये जो झूठ का कारोबार फैलाते हैं, तो मैं इनके लिए पूछना चाहता हूं, ये बताइए, डरना आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है कि राहुल गांधी जी के चरण जहां पड़ते हैं वो चीज ही ध्वस्त हो जाती है। राहुल गांधी जी ने एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, मॉनिटर में, इंग्लैंड के, बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, विदेशी कंपनी, ध्यान रखे, ब्रिटिश कंपनी, बैकऑप्स, 2009 में बंद हो गई। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई, 140 साल के इतिहास के सबसे निचले बिंदु पे आ गई। वो नेता प्रतिपक्ष बने और संसद की मर्यादा अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमेशा आप विदेशी कंपनियों के साथ ही खड़े होकर भारत के विरुद्ध क्यों रहते हैं? एंडरसन को भगाते समय आप यूनियन कार्बाइड के हाथों बिके थे कि नहीं? हॉविट्जर के पक्ष में आप खड़े, बोफोर्स के पक्ष में आप खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, बीबीसी के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, और हिंडनबर्ग के पक्ष में आप खड़े रहते हैं। आज तक किसी एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई विषय कभी कांग्रेस ने उठाया हो तो बताइए। सारा आक्रमण भारत, भारत की व्यवस्था और भारत के अर्थतंत्र, भारत का सैन्य तंत्र, भारत के संवैधानिक तंत्र पर।
इसलिए आज देश के सामने गंभीर चुनौती है। अभी आपने देखा जनरल नरवणे की जिस पुस्तक को लेकर वो ये कह रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है, तो पहले उसके प्रकाशक के द्वारा स्पष्टीकरण आना और उसके बाद लेखक के द्वारा स्पष्टीकरण आना। अब बिल्कुल साफ है, प्रकाशक और लेखक दोनों ने स्थिति साफ कर दी है, तो अब झूठ एक ही व्यक्ति बोल रहे हैं और वो है राहुल गांधी जी। और मुझे लगता है इसके बाद भी, यह बात साबित होने के बाद भी, किस निर्लज्जता के साथ सदन के पटल के ऊपर बोला जा सकता है, वो हां अगर सीखना हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि सेना से जुड़े हुए संवेदनशील मामलों के ऊपर इनका चेहरा सारे देश को पता है, बाकी सारी बातें अलग। ये सर्जिकल स्ट्राइक पे डीजीएमओ का एक्सप्लेनेशन नहीं मानते थे, बालाकोट में एयरफोर्स के बयान को नहीं मानते थे, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस के बयान को नहीं मानते थे, भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते थे और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष कमर बाजवा की कमर में हाथ डालकर झप्पी करते थे। और जनरल नरवणे के जनरल रहते हुए बयान के बारे में नहीं बोलते। और आपको याद हो, राहुल गांधी जी डोकलाम बोले थे और उन्होंने कहा था रिज के ऊपर टैंक आते दिख रहे थे। डोकलाम के समय जनरल नरवणे सेना अध्यक्ष नहीं थे, यानी वो बोलना चाह रहे थे गलवान और डोकलाम पे बोले जा रहे थे। यही होता है कि जो रिटर्न दे दिया जाता है उसमें बैठ के पढ़ने में यही समस्या होती है। जिस समय डोकलाम हुआ 2018 में, ना जनरल नरवणे सेना अध्यक्ष थे, ना राजनाथ जी रक्षा मंत्री थे, और सबका भाषण बोले जा रहे हैं वो। और पुनः मैं देश से यह भी कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से देश एक गंभीर चुनौती में है कि जो बाहरी शक्तियां देश को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं, उनको देश के अंदर से समर्थन मिलने की बातें तो आती थी, पर उनके सुर में सुर मिलाना संसद के पटल के ऊपर, मुझे लगता है ये भारत के संसदीय इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा। जिस प्रकार की निकृष्टता और निर्लज्जता कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा दिखाई पड़ रही है। मैं साफ साफ कह सकता हूं कि उनके समय में संविधान खतरे में है। संविधान का सर्वोच्च स्थान, लोकसभा की मर्यादा खतरे में है। भाषा आचरण और उसकी मर्यादा ध्वस्त हो रही है और हर वो बात बोली जा रही है जो नियमानुसार भी गलत है, संवैधानिक दृष्टि से भी गलत है। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह बताइए, सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का कोई भी कम्युनिकेशन एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है कि नहीं? 1954 के आर्मीज एक्ट में आता है कि नहीं? फिर आप उस विषय को सदन के पटल पर सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि आपको पता है बाहर बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी और सदन के पटल की इम्यूनिटी का प्रयोग करना है। इसका मतलब यह बहुत साफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई का इंदिरा जी और सैम मानेकशॉ का कितना डिटेल अवेलेबल है? या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल और जनरल डगलस मैकार्थर के बीच का कितने डिटेल्स हैं? और वो भी झूठ के आधार के ऊपर स्थापित करके भारत की हर व्यवस्था पे, संवैधानिक व्यवस्था हो, चुनाव आयोग पे अटैक करना है, सेना के बारे में भ्रम पैदा करना है। मैंने पहले ही बता दिया, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HAL, राफेल के मामले में, यहां तक कि वैक्सीन के मामले में भी भ्रम पैदा करना है। ये वही थे भाई बहन जिन्होंने 2021 अप्रैल में कहा था कि भारत ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। उस समय तक भारत छोड़िए दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था अप्रैल 2021 तक। ये वही थे जिन्होंने कोविड को मोविड लिखा था। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को डरना चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार का नेतृत्व चुन लिया है, वो उनकी बची खुची सियासत और बची खुची इज्जत को मिट्टी में मिलाए। यह आपका अधिकार है, पर कम से कम संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा को मिट्टी में मिलाने का काम न करिए। और अंत में
मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बहुत दुख का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत कुंठा, व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत द्वेष और निरंतर हार के कारण मिलने वाली इस कुंठा से संभवतः कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विक्षिप्त हो गए। मगर जैसे पेंगुइन के ट्वीट और नरवणे जी के ट्वीट के बाद आईना फिर उनके सामने आ गया और पिछले 5, 7, 8 सालों में राफेल से लेके LIC से लेके SBI से लेके हमेशा आईना उनके सामने आता है, मगर उसके बाद भी कोई सच समझ नहीं पाता है। तो यह पंक्ति कहते हुए मैं समाप्त करता हूं। उन्होंने जो किया है कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, पर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। देखिए, मैंने स्वयं ही आपको स्पष्ट किया कि आज तक उन्होंने जितने भी विषयों के ऊपर बोला है वो सारी बातें निराधार साबित हुई हैं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि डोकलाम के समय आप चाइनीज एम्बेसडर के पास गए थे तो डरे हुए थे या प्यार से भरे हुए थे? मैं पूछना चाहता हूं, आपके परिवार को 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, वो डरे हुए होने की वजह से या प्यार से भरे हुए होने की वजह से बुलाया गया था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपका नाम पाकिस्तान कोट करता है अपने डोजियर में भारत के विरुद्ध, वो डरे हुए होने की वजह से या पाकिस्तान आपके प्रति प्यार से भरे हुए होने की वजह से? आप जो डोनेशन लेते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से, वो डरे हुए होने की वजह से या प्यार से भरे हुए होने की वजह से लेते हैं? मुझे लगता है पूरे देश को पता है कि डर भारत विरोधी शक्तियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभरती हुई भारत की शक्ति से है, और प्यार ऐसी शक्तियों को भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों से है। अब देश की प्रबुद्ध जनता स्वयं निर्णय ले सकती है कौन किससे डरा हुआ है और कौन किसके लिए प्यार से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है। तोशी देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी स्वयं भूल जाते हैं। वो तो खुद बोल चुके हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिनका कांग्रेस में मन नहीं है। कभी वो G23 बोलने लगते हैं, कभी कुछ बोलने लगते हैं। और गुजरात में जाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में ऑफिशियली बोला है कि गुजरात में 2 प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस आधी जो कांग्रेस के साथ है और आधी भाजपा के साथ है। भाई साहब, इस पर क्या बोला जाए? और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने, कोई कहते हैं कि किसी ने पार्टी को छोड़ने से वो पार्टी के लिए गद्दार हो जाता है। यद्यपि रवनीत बिट्टू जी के बारे में बोलना देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता के साथ एक बहुत भद्दा मजाक था, क्योंकि वो शहीद बेअंत सिंह जी के परिवार से हैं, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी पंजाब को सही दिशा में लाने के लिए, और उसके बाद अपनी जान गंवाई थी और बदले में कोई भारत रत्न पुरस्कार भी नहीं लिया था, जो वो लोग दावा करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये इस प्रकार की जो बातें हैं, ये कहना सिर्फ एक बिंदु। तो ये बताइए, इंदिरा गांधी को कांग्रेस से हटाया गया था और एकमात्र विश्व के इतिहास की शायद इकलौती प्रधानमंत्री होंगी जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पार्टी के सांसदों से वोट करवाया। अब ये गद्दारी है या नहीं, आप बता दीजिए। और कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया था, तो कौन गद्दार था? अब मैं पूछना चाहता हूं, आज की कांग्रेस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, ये तत्कालीन चुनाव आयोग से दुरभिसंधि करके बनाई गई। ये कांग्रेस आई के रूप में 1979 में बनी,
जब देवराज अरस ने इंदिरा जी को बाहर निकाल दिया था, कौन गद्दार था? अगर कांग्रेस से कहना चाहती है तो निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी से लेके बाबू जगजीवन राम, देवराज अरस, ब्रह्मानंद रेड्डी, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शरद पवार आज, ममता बनर्जी जी, जगन मोहन रेड्डी जी। मैं सीधी चुनौती देकर पूछता हूं राहुल गांधी जी से, कौन है ये? आप ही की पार्टी के तो हैं। ये गद्दार हैं या खुददार हैं? और अगर आप में जरा भी खुददारी बची है तो आप इनके यार क्यों हैं? सीधा जवाब चाहिए। तो मुझे लगता है अगर उन्होंने बोला मुझे जानकारी नहीं है, तो अब इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। मतलब उनकी सांसद अगर ये कहे, जो कि बहुत विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, कि जो सांसदों को काटने वाले के समकक्ष बोल चुकी हैं, और जिसके लिए उनके शायद विशेषाधिकार का मुद्दा भी चल रहा है उनके विरुद्ध, अब वो महिला सांसदों को आक्रमण करने वाला कह रही हैं, ये कांग्रेस के अंदर की मनोवृत्ति का असली चेहरा, यानी कांग्रेस की सियासत का असली चेहरा नकाब हटने के बाद इससे दिखाई पड़ता है।